loose. That douchebag was like, No, am I right? Now, the Cicada Files. Holy shit. तो कहानी की शुरुआत होती है एक बार से, जहां पर हम कॉनर नाम के एक बंदे को देखते हैं। दुनिया की नजरों में तो वो एक छोटा मोटा बारटेंडर था, लेकिन असल में वो एक बहुत ही खतरनाक हैकर था। उसका दिमाग काफी तेज था और वो चुटकियों में किसी भी सिस्टम को हैक करके उसके अंदर घुसकर उसका सारा डेटा आसानी से निकाल सकता था। खैर, अब एक दिन बार में एक कस्टमर वहां काम करने वाली एक लड़की के साथ बदतमीजी करने लगता है। वो बार बार उसे परेशान कर रहा होता है, जबकि लड़की सब कुछ चुपचाप सह रही होती है। फिर वो कस्टमर अपने क्रेडिट कार्ड से बिल पे करता है। कार्ड जैसे ही कॉनर के हाथ में आता है, वो उस पर लिखे सारे नंबर सिर्फ एक नजर में याद कर लेता है। उसकी याददाश्त इतनी तेज होती है कि वो किसी भी नंबर को सिर्फ एक बार देखकर ही याद रख सकता है, चाहे वह नंबर कितना भी पेचीदा हो। फिर पेमेंट पूरा होने के बाद वो कार्ड वापस कर देता है। अब वो आदमी बिल भरने के बाद उस लड़की को सिर्फ 50 सेंट का टिप देता है। ये देखकर कॉनर को काफी गुस्सा आता है। वो उस कस्टमर के पास जाकर उससे टिप की बात करता है, लेकिन वो मुस्कुराकर वहां से चला जाता है। लेकिन मामला यहां खत्म नहीं होता। अब घर पहुंचकर भी कॉनर का गुस्सा शांत नहीं होता। वो उस आदमी को सबक सिखाना चाहता था। फिर उसे याद आता है उस कस्टमर का वो क्रेडिट कार्ड जिसका नंबर उसे अभी भी याद है। फिर वो अपने कंप्यूटर के सामने बैठकर कार्ड के उन नंबरों के जरिए उस आदमी का सारा डिटेल निकालना शुरू करता है। फिर वो अपने हैकिंग स्किल का इस्तेमाल करते हुए चुटकियों में उस आदमी का नाम, बैंक डिटेल्स और सोशल सिक्योरिटी नंबर सब कुछ निकाल लेता है। इसके बाद कॉनर उसे एक फिशिंग मेल भेजता है और जैसे ही वो आदमी वो मेल खोलता है, कॉनर को उसके सिस्टम का एक्सेस मिल जाता है। इतना ही नहीं, वो उसके वेबकैम को भी हैक कर लेता है, जिसके बाद कॉनर उसे लाइव देख सकता है कि वो आदमी क्या कर रहा है। साथ ही वो उसके कंप्यूटर में मौजूद बैंक अकाउंट और क्रिप्टो वॉलेट भी चेक करने लगता है। तभी उसे पता चलता है कि उस आदमी के पास पूरे 11 बिटकॉइन पड़े हुए हैं, जबकि आज के डेट में एक बिटकॉइन की कीमत लगभग $64,000 चल रहा है। हालांकि फिलहाल मार्केट थोड़ा डाउन चल रहा है। खैर, फिर कॉनर बिना कोई निशान छोड़े उसका पूरा बिटकॉइन बैलेंस अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लेता है। लेकिन इसी दौरान कॉनर की नजर अचानक एक अजीब सी फाइल पर पड़ती है, जिसका नाम था सिकाडा 3301। जब कॉर्नर वो फाइल ओपन करता है, वो देखता है उसके अंदर लिखा था, अगर तुम सच में होशियार हो तो सिकाडा नाम के इस रहस्यमयी संगठन तक पहुंचकर दिखाओ। अब ये मैसेज पढ़ते ही उसकी दिलचस्पी और भी बढ़ जाती है। दरअसल सिकाडा 3301 के बारे में इंटरनेट पर पहले से ही कई तरह की बातें मौजूद हैं। कहा जाता है कि यह दुनिया के सबसे रहस्यमयी संगठनों में से एक है, जो कठिन से कठिन पहेलियां और हैकिंग चैलेंज रखकर सबसे तेज दिमाग वाले लोगों को चुनता है। लेकिन उनका असली मकसद क्या है, इसका जवाब आज तक किसी के पास नहीं है। खैर, अब कॉनर इंटरनेट खंगालना शुरू कर देता है। हर वेबसाइट पर उसे बस यही पढ़ने को मिलता है कि आज तक जितने भी लोग उनके सारे टेस्ट पार किए, वो लोग अचानक गायब हो गए। यह सब पढ़ने के बाद कॉनर की क्यूरियोसिटी और भी बढ़ जाती है। अब उसके पास सिर्फ एक तस्वीर होती है, जिसके ऊपर 3301 लिखा हुआ है। लोगों का दावा था कि इसी तस्वीर के अंदर अगले सुराग को छिपाया गया है। बस फिर क्या था, वो उस तस्वीर को हर मुमकिन तरीके से डिकोड करने की कोशिश करने लगता है। फिर वो उस इमेज को एक नोटपैड में खोलता है। इमेज खुलते ही उसे कुछ अजीबोगरीब टेक्स्ट दिखाई देते हैं। उन सब के आखिर में उसे एक अलग सी कोड वाली लाइन नजर आती है। वो फौरन उस लाइन को कॉपी करके ब्राउजर में खोलता है। फिर उसके सामने एक इमेज पॉपअप होता है, जिसे देखकर उसके चेहरे का रंग उतर जाता है, जिस पर लिखा था, उप्स, जितना हमने सोचा था तुम उतने इंटेलिजेंट नहीं हो, क्योंकि तस्वीर के अंदर छिपा मैसेज तुम ढूंढ नहीं पाए। अब इस मैसेज ने कॉनर का ईगो हर्ट कर दिया, और चाहे कुछ भी हो, लेकिन एक हैकर का ईगो कभी हर्ट नहीं करना चाहिए। कॉनर ठान लेता है कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, सिकाडा 3301 का यह रहस्य वो किसी भी हाल में सुलझाकर ही रहेगा। गुस्से में कॉनर जोर से टेबल पर मुक्का मारता है, लेकिन उसका यह गुस्सा उस पर ही भारी पड़ जाता है। टेबल पर रखा वाइन की बोतल सीधे उसके सीपीयू पर जा गिरता है, जिससे उसका कंप्यूटर शॉर्ट सर्किट होकर खराब हो जाता है। खैर, अब अगली सुबह पड़ोस में रहने वाली सोफिया नाम की एक छोटी सी लड़की उसके दरवाजे पर दस्तक देती है। वो अक्सर उससे बातें करने और उसके साथ समय बिताने आ जाती थी, लेकिन जैसे ही कॉनर दरवाजा खोलता है, उसकी नजर दरवाजे पर चिपके एविक्शन नोटिस पर पड़ती है, क्योंकि उसकी फाइनेंशियल कंडीशन काफी खराब चल रही थी, जिसके चलते वो कई महीनों से अपना किराया नहीं भर पा रहा था। फिर वो दोनों एक लाइब्रेरी पहुंचते हैं। वहां पर उन दोनों की मुलाकात सारा नाम की एक लड़की से होती है, जो उसी लाइब्रेरी में काम करती है। अब उसके साथ बातें करते हुए कॉनर की नजर उसके कंप्यूटर स्क्रीन पर पड़ती है। स्क्रीन पर वही सिकाडा 3301 वाली तस्वीर खुली होती है।
यानी सारा भी उसी रहस्यमयी पहेली को सुलझाने की कोशिश कर रही थी। कॉनर सारा को इस बारे में पूछता है, लेकिन वो इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानती यह कहकर उसकी बात टाल देती है। दोस्तों, कुछ तो बात है इस सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन की जिसके बारे में लोग खुलकर बात नहीं करना चाहते। इसके बाद कॉर्नर अपने एक पुराने दोस्त एडम से मिलने जाता है, जो कुछ लोगों के साथ शतरंज खेल रहा होता है। कॉनर उससे कुछ पैसे उधार मांगता है ताकि वो एक नया कंप्यूटर खरीद सके, लेकिन एडम उसे पैसे देने से साफ इनकार कर देता है। क्योंकि कॉनर उससे पहले ही काफी उधार ले चुका था, अब निराश होकर वो अपने घर लौटता है। लेकिन घर पहुंचते ही उसके सामने एक और मुसीबत खड़ी हो जाती है। मकान मालिक उसके घर पर ताला लगा देता है और कहता है कि जब तक वो अपना किराया नहीं चुकाएगा उसे घर के अंदर नहीं घुसने दिया जाएगा। हालांकि उसके पास वो बिटकॉइन तो थे, लेकिन वो कॉइन्स उसके कोल्ड वॉलेट यानी उसके कंप्यूटर में पड़े हुए थे और बिना कंप्यूटर को ठीक किए वो उन बिटकॉइन्स को हासिल नहीं कर सकता था। मजबूरी में वो सोफिया यानी उस छोटी बच्ची का कंप्यूटर इस्तेमाल करता है। वो इंटरनेट पर ऐसे लोगों से संपर्क करता है जो खराब सिस्टम से बिटकॉइन रिकवर करने का काम करते हैं, लेकिन उनकी फीस सुनकर उसके होश उड़ जाते हैं। वो लोग पूरे रिकवर हुए पैसे का 50% कमीशन मांग रहे थे, जो कि काफी ज्यादा है। तभी अचानक वहां सोफिया की मां आ जाती है और कॉनर को कमरे में देखकर उसे चोर समझ लेती है। वो जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देती है, जिस वजह से डर के मारे कॉनर वहां से भाग निकलता है। लेकिन जैसे ही वो बाहर आता है, कुछ एजेंट्स उसे घेर लेते हैं और उसे जबरदस्ती पकड़कर एक वैन में ले जाते हैं। वहां पर एजेंट केविन और स्टीव उससे पूछताछ शुरू करते हैं। वो कहते हैं कि उन्हें पता है वो सिकाडा का मैसेज क्रैक करने की कोशिश कर रहा है और वो लोग भी कई सालों से उस सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन की तलाश में हैं। और वो यह भी कहते हैं अगर इस काम में वो उनकी मदद करता है तो उसे $5 मिलियन मिलेंगे। अब इतने सारे पैसों की बात सुनकर कॉनर थोड़ा सोच में पड़ जाता है। फिर वो मुस्कुराते हुए इस काम में उनका साथ देने की बात कहता है और एडवांस में थोड़े पैसे मांगता है। लेकिन उसकी ये बात सुनते ही वो लोग बिना कुछ कहे उसे गाड़ी से बाहर फेंक देते हैं। अब उसकी आखिरी उम्मीद थी लाइब्रेरी में काम करने वाली सारा। वो फौरन उसके पास पहुंचता है और उसे सिकाडा की पहेली सुलझाने के लिए एक कंप्यूटर मांगता है। सारा पहले तो थोड़ा हिचकिचाती है, लेकिन कॉनर के काफी रिक्वेस्ट करने के बाद लाइब्रेरी का एक सिस्टम उसे यूज करने के लिए देती है। कॉनर फिर से उस पुराने मैसेज को खोलता है जो कंप्यूटर खराब होने से पहले उसे मिला था। इस बार वो पूरे मैसेज को ध्यान से पढ़ता है और अचानक उसकी नजर सिर्फ एक शब्द पर जाकर रुक जाती है। उसी पल उसके दिमाग में एक बात क्लिक करती है। उसे समझ आता है कि यह कोई साधारण शब्द नहीं बल्कि खुद एक हिंट है। फिर वो नीचे लिखे दूसरे शब्द आउट को भी नोटिस करता है। फिर वो दोनों शब्दों को जोड़ता है और तभी उसे याद आता है कि आउटगेस नाम का एक खास सॉफ्टवेयर है जो किसी इमेज के अंदर छिपे डेटा को डिकोड कर सकता है। वो फौरन आउटगेस में उस तस्वीर को खोलता है। फिर उस इमेज को डिकोड करने के बाद उसे एक मैसेज मिलता है जिसमें कुछ नंबर्स लिखे हुए थे और आखिर में एक शब्द लिखा हुआ था, ऑनियन। उसी समय सारा भी स्क्रीन पर नजर डालती है। उसे समझ आ जाता है कि ऊपर जो 5 लाइनें लिखी हैं वे किसी किताब का हिस्सा हैं। तभी कॉनर को याद आता है बचपन में उसने सेल्फ रिलायंस नाम की एक किताब पढ़ी थी। वो फौरन अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर वो किताब सर्च करता है। उसे समझ आ जाता है कि ये कोई रैंडम नंबर्स नहीं है। पहला नंबर पेज नंबर बताता है, दूसरा पैराग्राफ, तीसरा लाइन और चौथा उस लाइन का कौन सा अक्षर निकालना है। दोनों मिलकर हर कोड को डिकोड करना शुरू करते हैं और एक एक करके सभी लेटर्स निकालने लगते हैं। इसी दौरान बाहर एक अजीब सा आदमी दिखाई देता है जिसने अपने सिर पर हिरण के सींग जैसा मास्क पहन रखा था। लेकिन जैसे ही कॉनर बाहर देखने जाता है वो अचानक गायब हो जाता है। सारा भी अब पूरी तरह इस पहेली में दिलचस्पी लेने लगती है और दोनों मिलकर पूरे कोड को डिकोड करते हैं। आखिरकार सभी लेटर्स को जोड़ने पर उन्हें एक URL मिलता है जो .onion पर खत्म होता है। यानी यह कोई सामान्य वेबसाइट नहीं बल्कि डार्क वेब पर मौजूद एक सीक्रेट वेबसाइट थी। उस वेबसाइट को खोलने पर उन्हें कुछ GPS कोऑर्डिनेट्स मिलते हैं। वो फौरन उन कोऑर्डिनेट्स को मैप पर डालकर देखते हैं। तब उन्हें कई अलग अलग जगहों के लोकेशन दिखाई देते हैं, लेकिन उनमें से एक लोकेशन उनके शहर के बिल्कुल पास होती है। वो दोनों बिना एक पल गवाए उस लोकेशन की तरफ निकल पड़ते हैं। वहां पहुंचकर वो दोनों देखते हैं कि पूरी जगह अजीबोगरीब स्ट्रीट आर्ट से भरी हुई है। पहले तो उन्हें कुछ भी समझ नहीं आता कि अगला सुराग कहां होगा। तभी सारा की नजर जमीन पर बने बटरफ्लाई के लोगो और उसके साथ बने एक QR कोड पर पड़ती है। वो तुरंत उसे स्कैन करने की कोशिश करती है, लेकिन QR कोड किसी भी एंगल से स्कैन नहीं होता। लेकिन तभी कॉर्नर ऊपर की तरफ देखता है। ऊपर लगे कांच में उसी QR कोड का मिरर रिफ्लेक्शन दिखाई देता है। सारा फौरन कांच में दिख रहे उस मिरर इमेज को स्कैन करती है और इस बार QR कोड स्कैन हो जाता है। अब जैसे वो QR कोड स्कैन होता है, सारा के मोबाइल पर एक अननोन नंबर से कॉल आता है। फोन उठाते ही दूसरी तरफ से एक आवाज आती है जो उन्हें इस पहेली को यहां तक सुलझाने के लिए बधाई देती है।
साथ ही वो रहस्यमयी आवाज कहती है कि जल्द ही उन्हें अगला सुराग भी मिल जाएगा, और बस इतना कहकर कॉल फौरन कट हो जाता है। फिर सारा के फोन पर एक रहस्यमयी तस्वीर भेज देते हैं। उसी समय वो अजीब आदमी फिर से दिखाई देता है, जिसके सिर पर हिरण के सींग जैसा मास्क लगा हुआ था, और इस बार सारा भी उसे देखती है। कॉनर फौरन वहां से सारा को लेकर चला आता है। फिर वो दोनों एडम के पास पहुंचते हैं, जो इतिहास और प्राचीन सभ्यताओं के बारे में काफी अच्छी जानकारी रखता था। वो उसे वो तस्वीर दिखाते हैं। एडम पहले भी वो तस्वीर कहीं पर देखा था, लेकिन ये तस्वीर उससे थोड़ा सा अलग था। पहले तो उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता। फिर कॉनर की नजर एक छोटी सी बात पर जाती है। तस्वीर में बने हाथ की उंगली किसी खास जगह की तरफ इशारा कर रही थी। वो उस तस्वीर को फ्लिप कर देता है, तब उन्हें उस उंगली के पास छोटे अक्षरों में कुछ लिखा हुआ दिखाई देता है। जूम करने पर उन्हें दिखाई देता है वहां पर MMMCCCI लिखा हुआ था। वो फौरन समझ जाता है कि ये अगला सुराग है। जैसे ही कॉनर उन लेटर्स के पीछे डॉट अनियन लिखकर एंटर करता है, स्क्रीन पर एक नया मैसेज दिखाई देता है, वी आर एवरीवेयर, मतलब कि हम हर जगह हैं। लेकिन बस यही नहीं, उस वेबसाइट पर लगातार ढेर सारे नंबर तेजी से स्क्रॉल हो रहे थे। पहली नजर में सभी नंबर एक जैसे लगते हैं, लेकिन कॉनर गौर करता है कि उनमें ज्यादातर प्राइम नंबर्स हैं। सिर्फ कुछ नंबर ऐसे हैं जो प्राइम नहीं हैं। वह तुरंत उन्हीं नंबरों को नोट करना शुरू कर देता है। वो उन सभी नॉन प्राइम नंबर्स को जोड़कर एक नया वेब एड्रेस बनाता है, और जैसे ही वो उसे खोलता है, इस बार स्क्रीन पर एक अजीब सी तस्वीर दिखाई देती है। पहली नजर में वह तितली जैसी लगती है, लेकिन ध्यान से देखने पर ऐसा महसूस होता है मानो वह किसी इंसानी शरीर का हिस्सा हो। तस्वीर के नीचे एक पहेली लिखी होती है, द पिगमेंट ऑफ माई विंग्स इज ओनली सुटेबल फॉर किंग्स, व्हाट एम आई, यानी मेरे पंखों का रंग सिर्फ राजाओं के लिए ही सही है, बताओ मैं कौन हूं। इसके बाद वो तीनों एडम के घर पर उस पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। जब वो इंटरनेट पर उस तस्वीर को खोजते हैं तो उन्हें इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलता। तब उन्हें एहसास होता है कि यह तस्वीर शायद ऐसी किताब का हिस्सा है जिसे आम लोगों की पहुंच से जानबूझकर दूर रखा गया है। तभी सारा को याद आता है कि शहर की सबसे बड़ी लाइब्रेरी में दुर्लभ और ऐतिहासिक किताबों का एक अलग सेक्शन मौजूद है। वो लोग बिना देर किए उस लाइब्रेरी में पहुंच जाते हैं। एडम बाहर मौजूद कर्मचारी को बातों में उलझाए रखता है, जबकि सारा और कॉनर चुपके से अंदर घुस जाते हैं। फिर वो दोनों एक एक करके दुर्लभ किताबों की तलाश शुरू कर देते हैं। सैकड़ों किताबें देखने के बाद आखिरकार उन्हें वो किताब मिल जाती है, जिसके अंदर वो रहस्यमयी तस्वीर बनी हुई थी। बिना एक पल गवाए कॉनर उस पेज को फाड़ लेता है, लेकिन तभी लाइब्रेरी की सिक्योरिटी गार्ड को उनकी हरकत का पता चल जाता है। जब गार्ड उस कमरे में पहुंचता है, तब सारा उसे बेहोश कर देती है और दोनों वहां से भाग निकलते हैं। अब जैसे ही वो तीनों बाहर निकलते हैं, वो हिरण के सिर वाला आदमी और उसका गैंग उन तीनों को किडनैप कर लेते हैं। फिर उन्हें जंगल में ले जाकर उन्हें वहां जिंदा दफनाने की तैयारी करने लगते हैं। लेकिन तभी NSA के एजेंट वहां पहुंच जाते हैं और उन नकाबपोश किडनैपर्स को मारकर उन तीनों को बचा लेते हैं। असल में NSA जान चुकी थी कि कॉनर अब सिकाडा के बेहद करीब पहुंच चुका है, इसलिए वो लोग उसे छोड़ देते हैं। खैर, अब वहां से निकलकर कॉनर एक इंटरनेट कैफे में जाता है। फिर वो शहर के मेन पावर प्लांट के सर्वर को हैक करके उनके सिस्टम के अंदर घुस जाता है और फिर वह पूरे पावर प्लांट को शट डाउन कर देता है, जिस वजह से पूरे शहर में ब्लैकआउट हो जाता है। अब कॉनर आखिर ऐसा क्यों करता है? क्योंकि उस लाइब्रेरी से चुराए हुए पन्ने में एक लाइन लिखा हुआ था, इन ऑर्डर टू सी द लाइट यू मस्ट शाइन द डार्क, यानी असली उजाले को देखने के लिए आपको अंधेरे में चमकना होगा। इसलिए कॉनर पूरे शहर में अंधेरा कर देता है ताकि वो उस रोशनी को देख सकें जो उस पहेली में बताया गया है। फिर वो उस रोशनी की तलाश में शहर की सड़कों पर निकल पड़ता है। वो लगातार कई घंटों तक शहर में भटकता रहता है, लेकिन अचानक उसकी नजर एक ऐसी जगह पर पड़ती है जो शहर के बाकी जगहों से बिल्कुल अलग थी। वो सड़क रंग बिरंगी सजावटी लाइटों से जगमगा रही थी। जब पूरा शहर अंधेरे में डूबा हुआ है तो यहाँ पर इतनी रोशनी कैसे हो सकती है? कॉनर के दिमाग में बार बार यही सवाल घूम रहा था। फिर उसे एहसास होता है शायद यही वो रोशनी है जिसके बारे में पहेली में लिखा था। लेकिन अगला सुराग अभी भी उसे दिखाई नहीं देता। तभी अचानक वहां लगी सारी लाइटें एक अजीब पैटर्न में जलने बुझने लगती हैं। उसे समझ आ जाता है कि ये लाइटें ऐसे ही जल बुझ नहीं रही हैं, बल्कि ये मॉर्स कोड के जरिए कोई मैसेज भेज रहा है। कॉनर उन टिमटिमाती लाइटों को ध्यान से रिकॉर्ड करता है और जैसे ही वो मॉर्स कोड डिकोड करता है, उसके फोन पर एक मैसेज आता है जिसमें लिखा था, कंग्रेचुलेशंस, तुम ये चैलेंज जीत चुके हो। और उसे सिकाडा 3301 की तरफ से एक खास पार्टी का इन्विटेशन मिलता है। यानी इतने दिनों से जिन पहेलियों के पीछे वो भाग रहा था, आखिरकार वो उस रहस्यमयी संगठन तक पहुंच चुका था। यह खुशखबरी सुनाने के लिए वो एडम के घर पहुंचता है। वहां पर सारा भी मौजूद होती है। वो उन्हें बताता है कि उसने सिकाडा की सारी पहेलियां सुलझा ली हैं और उनकी तरफ से उसे लंदन में एक खास पार्टी में शामिल होने का इन्विटेशन मिला है।
फिर वो तीनों अगली फ्लाइट से लंदन पहुंचते हैं और फिर तैयार होकर पार्टी में पहुंच जाते हैं। सभी ने कानों में ब्लूटूथ ईयरपीस लगा रखा था ताकि वो लोग आपस में कांटेक्ट बनाए रख सके। जैसे ही वो लोग मेन गेट में पहुंचते हैं, सिक्योरिटी गार्ड उनका नाम चेक करता है। वहां पर सारा और कॉनर का नाम मौजूद था, इसलिए उन्हें अंदर जाने दिया जाता है। लेकिन एडम का नाम वहां पर नहीं था, इसलिए उसे अंदर जाने नहीं दिया जाता और उसे धक्के मारकर बाहर निकाल देते हैं। उधर पेड़ों के ऊपर छिपकर NSA के स्नाइपर और एजेंट पूरे इलाके पर नजर रखे हुए थे। उन्हें सिर्फ सही समय का इंतजार था, जबकि अंदर का नजारा बिल्कुल अलग ही दुनिया जैसा था। चारों तरफ ऐसे होलोग्राम्स लगे थे जो देखने में बिल्कुल असली इंसानों जैसे लग रहे थे। हर जगह कोई न कोई पहेली छिपी हुई थी। इसी बीच सारा वहां कुछ अहम सुराग तलाश रही होती है। तभी उसकी नजर उस ऑर्गेनाइजेशन के लीडर के ऑफिस पर पड़ती है। वो कमरे में रखा कंप्यूटर ऑन करती है और अपनी हाई हील में छिपी छोटी सी पेन ड्राइव निकालकर सिस्टम से जोड़ देती है ताकि वो उस कंप्यूटर में मौजूद सारा डेटा कॉपी कर सके। लेकिन तभी एक सिक्योरिटी गार्ड उसे रंगे हाथों पकड़ लेता है। उधर कॉनर पूरी पार्टी में सारा को ढूंढ रहा होता है। तभी उसकी मुलाकात उस ऑर्गेनाइजेशन के लीडर फिलिप से होती है। फिलिप उसे देखते ही मुस्कुराता है और कहता है, तो तुम ही हो जिसने हमारी सारी पहेली इतनी जल्दी सुलझा ली। फिर वो पास रखे ग्लोब पर दुनिया के अलग अलग देशों की तरफ इशारा करते हुए कहता है, इन देशों को देखो, कहीं लोग भूख से मर रहे हैं, कहीं तानाशाही और कहीं सत्ता में बैठे लोग सिर्फ अपने फायदे के लिए पूरी दुनिया में तबाही मचा रखा है। हम उन ताकतवर लोगों के खिलाफ एक जंग लड़ रहे हैं और हमारे जैसे लोग अगर सामने नहीं आएंगे तो यह लोग इस पूरी दुनिया को तबाह कर देंगे। फिर वो कॉनर की तरफ देखकर पूछता है कि क्या वो उनकी इस लड़ाई में उनका साथ देगा, लेकिन कॉनर साफ इनकार कर देता है क्योंकि उसे लगता है भले ही उनका मकसद सही हो, लेकिन सिस्टम से लड़ने का उनका यह तरीका बिल्कुल सही नहीं है। उसका जवाब सुनते ही फिलिप के गार्ड उसे पकड़ लेते हैं और उसे जबरदस्ती अंदर ले जाते हैं। अंदर पहुंचने पर वो देखता है सारा को उन्होंने पहले से ही वहां पर बांध रखा है। फिर फिलिप एक और राज का पर्दाफाश करता है। वो बताता है कि सारा असल में कोई लाइब्रेरियन नहीं है, बल्कि वो NSA की सीक्रेट एजेंट है और उन्होंने उसे कॉनर के साथ रहकर सारी इंफॉर्मेशन उन तक पहुंचाने के लिए भेजा था। अब कॉनर यह सब सुनकर पूरी तरह हैरान रह जाता है, क्योंकि अब तक वो जिस लड़की के ऊपर भरोसा किया उसी ने आखिर उसे धोखा दिया। फिर फिलिप अचानक बीच में रखा लाल कपड़ा हटाता है। उसके नीचे एक पिस्तौल रखी होती है। फिर वो कहता है, जो पहले इस पिस्तौल को उठाकर सामने बैठे इंसान को गोली मार देगा वही विजेता होगा और सिकाड़ा का नया मेंबर बनेगा। फिर वो उल्टी गिनती शुरू कर देता है। जैसे ही उल्टी गिनती खत्म होती है, सारा और कॉनर दोनों एक साथ पिस्तौल की तरफ झपटते हैं। अगले ही पल कमरे में अंधेरा हो जाता है और चारों तरफ सिर्फ गोलियों की आवाज गूंजने लगती है। गोलियों की आवाज सुनते ही NSA के एजेंट फौरन उस इमारत की तरफ बढ़ते हैं। फिर जब कमरे में लाइट वापस आती है, हम देखते हैं सारे गार्ड मारे जा चुके हैं और कॉनर के बंदूक के नोक पर फिलिप खड़ा था। फिर जब कॉनर की नजर सारा पर पड़ती है, वो देखता है उसे गोली लगने की वजह से वो जमीन पर पड़ी हुई है। कॉनर फौरन उसके पास जाकर उसे उठाता है। सारा समझ चुकी थी कि अब उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं है, इसलिए वो हील में छुपी पेन ड्राइव कॉनर को देती है और कहती है कि इसके अंदर सारे सबूत मौजूद हैं। इसके बाद सारा कॉर्नर के बाहों में अपना दम तोड़ देती है। फिर आंखों में अंगारे लिए कॉनर फिलिप का पीछा करता है और आखिरकार उसे पकड़ लेता है। लेकिन तभी एक ऐसा सच सामने आता है जिसकी कॉनर ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। फिलिप कहता है कि वो सिकाड़ा का असली लीडर नहीं है, बल्कि वो एक एक्टर है और उसे ये सब करने के लिए पैसे दिए गए हैं, और सबूत के तौर पर अपने कान में लगे ईयरपीस भी उसे दिखाता है जिसके जरिए वो लोग उसे इंस्ट्रक्शन दे रहे थे। फिर वो कमरे में लगे CCTV कैमरों की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि वो लोग अभी भी उन कैमरों के जरिए उन्हें देख रहे हैं। फिर कॉनर वहां मौजूद कंप्यूटर में सारा का दिया हुआ वो पेन ड्राइव कनेक्ट करता है और उसमें मौजूद सारे डेटा एनक्रिप्ट करके एक क्लाउड सर्वर में अपलोड कर देता है, क्योंकि उसे पता था अगर वो पकड़ा गया तो वो लोग उसे मार देंगे, लेकिन अगर वो डेटा उसके पास रहा तो वो लोग उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। अब जैसे ही अपलोड कंप्लीट होता है, कॉनर वो कंप्यूटर तोड़ देता है और अंदर का सारा हार्डवेयर नष्ट कर देता है और वहां से भाग निकलता है। इसी दौरान NSA एजेंट उस पूरे इमारत को घेर लेती है और जैसे ही कमरे के अंदर पहुंचते हैं, फिलिप के हाथ में गन देखकर उसे गोलियों से भून देते हैं। फिर सीन सीधे एक कोर्टरूम में शिफ्ट होता है और हम देखते हैं यह पूरी कहानी कॉनर वहां मौजूद जजों के सामने सुना रहा होता है। फिर अचानक कोर्टरूम में मौजूद सभी के मोबाइल पर नोटिफिकेशन आना शुरू हो जाता है। दरअसल कॉनर पहले से ही एक टाइमर सेट कर रखा था और जैसे ही टाइम खत्म होता है, NSA से जुड़ा एक बहुत ही खुफिया डॉक्यूमेंट पब्लिक हो जाता है। ये देखकर कोर्टरूम का माहौल बदल जाता है। जज और NSA के अधिकारी एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं।
कॉनर मुस्कुराते हुए कहता है कि उसके पास ऐसी और भी बहुत सारी फाइल हैं जो अगर पब्लिक हो गई तो सरकार की पूरी नींव हिल जाएगी। फिर वो उनके सामने शर्त रखता है कि अगर वो चाहते हैं कि अगली फाइल रिलीज ना हो तो उन्हें उसे छोड़ना होगा और साथ ही उसे उन फाइलों के बदले 25 मिलियन US डॉलर्स देने होंगे। अगर वो लोग ऐसा नहीं करते तो हर दिन ऐसी ही एक फाइल ऑटोमेटिकली रिलीज होती रहेगी जब तक कि कॉनर खुद जाकर उसे बंद ना कर दे। इतना कहकर वो अपनी हथकड़ियों की चाबी निकालता है और खुद उन्हें खोलकर आराम से वहां से निकल जाता है। और वहां मौजूद जज और NSA के ऑफिसर उसे अपने आंखों के सामने उसे जाते हुए देखता रहता है, क्योंकि वो लोग चाहकर भी अब उसके साथ कुछ नहीं कर सकते। यहां पर सवाल उठता है कि सिकाडा 3301 के पास ये डेटा अगर पहले से मौजूद था तो उन्होंने ये डेटा पब्लिक क्यों नहीं की। दरअसल उनके पास वो डेटा तो था, लेकिन वो एन्क्रिप्शन की नहीं थी जिसके जरिए वो उन डेटा को एक्सेस कर सके। और सारा ने कॉनर को हिल में छुपा जो पेन ड्राइव दिया था, वो असल में उसी एन्क्रिप्टेड फाइल को एक्सेस करने का ऑथराइजेशन की था, जिसके जरिए कॉनर उन एन्क्रिप्टेड फाइल को एक्सेस करके उन फाइल्स को अपने क्लाउड स्टोरेज में अपलोड कर दिया था। अब जबकि वो फाइल उसके पास मौजूद है, इसी वजह से NSA या गवर्नमेंट उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती। खैर, फिर हम देखते हैं कॉनर अपना खुद का एक बार खोल लिया है जहां पर वो अपनी नॉर्मल जिंदगी जी रहा होता है और अपने दोस्तों के साथ बैठकर अपनी ये नई जिंदगी एंजॉय कर रहा होता है। और इसी सीन के साथ हमारी आज की कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। मिलते हैं अगली बार और एक नई कहानी के साथ।